नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, देश में इस वक्त पुरानी पेंशन की जो मांग है वो फिर जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। कई जो संगठन हैं वो कह रहे हैं कि अब 15 दिसंबर से दिल्ली में अधिवेशन करेंगे। कईयों ने कहा है कि सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम की जो डेडलाइन है वो बढ़ाइए। तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये सही नहीं है। आप कहा जा रहा है कि अब बापू की शरण में हम लोग जाएंगे, राजघाट जाएंगे, वहां मोमबत्ती जलाकर पुरानी पेंशन की मांग करेंगे। तो वही कुछ सरकारी संगठन जो हैं, जो काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी वर्ग जो है, उनका जो संगठन है, वो कह रहे हैं कि महा रैली करेंगे, महा आंदोलन करेंगे। तो देखिए, ये जो मुद्दा है ये बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है मुद्दा है। तो आज चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा साहब जुड़े हुए हैं। संतोष सर अभी प्रोफेसर है और चेयरपर्सन है सेंटर फॉर इनफॉर्मल सेक्टर एंड लेबर से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। प्लानिंग कमीशन में भी इन्होंने योगदान दिया है, हेड भी रह चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट डिवीजन को बहुत बारीकी से देखते हैं। सबसे पहले संतोष सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे लोकमत हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल नेशनल प्रेसिडेंट है नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के, और ये प्रेसिडेंट भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कन्फेडरेशन का। मंजीत जी, आपका भी लोकमत हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, सबसे पहले शो की शुरुआत करेंगे संतोष सर के साथ। संतोष सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए, लोग कह रहे हैं कि नो यूपीएस, नो एनपीएस, ओनली ओपीएस। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे सर कि ये पेंशन का क्या अर्थ गणित है, क्या इसका गुना भाग है। आप इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, आप चीजों को बहुत बारीकी से समझते हैं। ओवर टू यू सर। जी, पहली बात तो आपके श्रोताओं को और आपको और डॉक्टर मंजीत को सबको नमस्कार। और देखिए, मोटी बात यह है कि दिक्कत एनपीएस में भी है, उसकी डिज़ाइन में, दिक्कत ओपीएस की डिज़ाइन में भी है, ठीक है जी। और जी, जी। उन दोनों को मिश्रित करके अगर कोई स्कीम निकाली जाए, जो अब जी निकाली गई है यूपीएस नाम की, जी जी तो देश में जो स्थिति है पेंशन को लेकर के, मतलब संगठित क्षेत्र में सरकारी लोगों के लिए पेंशन को लेकर के ये समस्या का समाधान निकल सकता है। जी, मैंने देखिए कई बातें एक साथ कह दी हैं। मैं ओपीएस पे पहले आ जाऊं प्लीज सर। तो मैं इस आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक है जी कि चाहे ओपीएस हो, चाहे एनपीएस हो, चाहे यूपीएस जो अब केंद्र सरकार लागू करना चाहती है 1 अप्रैल अगले साल से, ये केवल सरकारी लोगों पर लागू होती है, निजी क्षेत्र में नहीं लागू होती। ठीक है सर। ये सिर्फ संगठित क्षेत्र में सरकारी लोगों पर लागू होती है, और निजी क्षेत्र तो सरकार में चाहे आप जोड़ ले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कुल मिलाकर के 4 से 5% है हमारे देश के 57 करोड़ श्रम बल का। पहली बात जी जी, केवल 5%, 4-5। उसके अतिरिक्त 4-5% निजी क्षेत्र संगठित क्षेत्र में है। जी, तो बचा कौन? 90% श्रम बल। 90% बिल्कुल असंगठित क्षेत्र में है। उनके पास न कल पेंशन थी, न आज पेंशन है, और न आज कोई उनको पेंशन दिलाने की चर्चा कर रहा है। मैं इस बात को शुरू में ही कह देना चाहता हूं, क्योंकि इसके तरीके हैं। 90% को भी पेंशन दी जा सकती है, उसके बारे में मैं कई सालों से लिख रहा हूं। वो किस प्रकार हो सकता है, वो बहुत अच्छी तरीके से, हमारा देश अब इतना विकसित हो चुका है, वो हमारे लिए संभव है। मगर उसके बारे में हम बात यहाँ नहीं करेंगे। हम बात यहाँ करेंगे ओपीएस और एनपीएस और यूपीएस के बारे में। जी। तो आप देखिए,
डेफिनेशंस पे को देख लेते हैं कि अगर आप उनको परिभाषित करना चाहें सर तो सोशल सिक्योरिटी की जो पूरा लिटरेचर है, दुनिया जी भर का लिटरेचर की बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में जो अनुभव है उसका उसके आधार पे ये बात कह रहा हूँ। जी सैद्धांतिक बात यह है कि ओपीएस के संग सबसे बड़ी खामी ये है कि ये डिफाइंड बेनिफिट तो बता रहा है, डिफाइंड बेनिफिट यानी कि आपको इतनी पेंशन और इतने डीए के संग हर साल मिलती रहेगी आप जब रिटायर हो जाए। जी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, कभी नहीं करी। तो देखिए इसमें खामी क्या है, खामी ये है कि दुनिया का कोई भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, पेंशन सिस्टम डिफाइंड बेनिफिट की बात तब तक नहीं करता जब तक उसमें आप डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। और यहां पर ओपीएस में सिर्फ केंद्र सरकार या सरकार पैसे दे रही है और जो कार्यकर्ता है, सरकारी अफसर जो है, जी चाहे वो चपरासी हो चाहे वो सेक्रेटरी भारत सरकार का हो, वो एक को पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब वो टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट हो रहा है सरकार का, जो विशाल शर्मा, संतोष मेहरोत्रा और हमारे जैसे जितने टैक्स पेयर हैं जी देश भर में, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हो, चाहे कॉर्पोरेट टैक्स दे रहे हो, या पर्सनल इनकम टैक्स दे रहे हो, जो भी सरकार की आमदनी है उससे पेंशन दी जा रही है ओपीएस वालों को। दुनिया में कहीं नहीं होता ये, कहीं नहीं होता ये कि आपने काम किया, आपकी जेब से एक को पैसा नहीं जाएगा जी जिंदगी भर और सरकार आपको देगी। क्यों देगी भाई? निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है, आप जेब से देते हैं, कंपनी देती है और उससे एक फंड बनता है, उसे कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, एंड ऑन दैट बेसिस उसके आधार पे एक बेनिफिट हो सकता है। यानी कि फंडिंग का पहले से स्रोत तैयार है। ओपीएस में क्या है, फंडिंग का कोई स्रोत ही नहीं तैयार है। जी टैक्स पेयर मनी भरेगा, जिंदगी भर देगा। अरे क्यों देगा भाई? आप मेरे लिए काम कर रहे थे क्या? आप मेरे लिए नहीं काम कर रहे थे, आपका जी बॉस था सरकार, उनके लिए काम कर रहे थे और आपने अपनी जेब से तो नहीं दिया। अब दिक्कत एनपीएस के संग ये आ जाती है कि यहाँ जो काम कर रहा है उसको भी डिफाइंड जी कंट्रीब्यूशन देना है। जी और सरकारी जो एम्प्लॉयर है, चाहे वो जी बैंक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरकार राज्य की या केंद्र की हो, वो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वो भी देगी। तब जी उससे फंड बनता है जिससे आपको पेंशन एनपीएस दिया जाता है। अब जी एनपीएस की दिक्कत, डिजाइन में दिक्कत क्या है मैं समझा देता हूँ, ये समझना जी आपके श्रोताओं का आवश्यक है। दिक्कत यह है कि उसमें पेंशन नहीं मिलती, नहीं के बराबर मिलती, वो आपसे बस एनपीएस एनपीएस। हाँ हाँ, और मैं भुगत रहा हूँ, मैं जेएनयू में था, मैं एनपीएस का भागीदार हूँ और मैं भुगत जी रहा हूँ। उससे ज्यादा मूर्खता की डिजाइन हो भी नहीं सकती। उसमें यह है, मतलब जितनी मूर्खतापूर्ण ओपीएस की डिजाइन थी उतनी मूर्खतापूर्ण एनपीएस की डिजाइन है। इसलिए यूपीएस के बारे में हमें सोचना आवश्यक। मैं दोबारा एनपीएस पे आता हूं। बात यह जी है कि उसमें आप एक जो पैसा इकट्ठा हो रहा है एनपीएस में, वो इकट्ठा होता रहता है और जब आप रिटायर हुए तो एनपीएस की संस्था आपको ये कहती है कि 60% तुम निकाल लो बेटा अपने एक बार में, और जो 40% बच रहा है लमसम, वो लगा दो एक यूलिप इत्यादि में। जी तो यूलिप, तो वो भाई अगर आप 10 साल 20 साल 30 साल काम किए हैं, सपोज आप 2004 से काम कर रहे हैं, तो आप 20 साल से तो काम कर ही रहे थे। जी अब आप अगर आप 2023 में रिटायर हुए तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 60% तो आप ले सकते हो, उसको आप जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहो, आपका जो फंड है, तो 40%
HDFC रख लेगा या PNB मेटलाइफ रख लेगा, उसमें से आपको एक नाम मात्र को पेंशन मिलती रहेगी जी। और वो पैसा आपको आखिर में जाकर के पूरा जो ग्रेचुइटी के रूप में एन्युइटी, सॉरी वो एन्युइटी कहलाती है, उसके रूप में ग्रेचुइटी तो बंद हो गया सर। ग्रेचुइटी नहीं है इसमें, ये भी तो जी अलग दिक्कत है एनपीएस के संग। तो जी एनपीएस के संग तो बीसियों रोने हैं, रोने के कारण जी हैं। अच्छा, तो अब आप सोचिए कि ये एनपीएस की डिजाइन जो अटल सरकार ने बनाई थी, उसको उसका सुधार कर देना चाहिए था। यूपीए के सरकार में 10 साल उन्होंने कुछ नहीं किया, चलने दिया। अब और इस सरकार ने 10 साल से चलने दिया और खमियाजा अब सब भुगत रहे हैं। हम एनपीएस वाले भुगत रहे हैं और जो ओपीएस वाले हैं, जिसे मैं आपको बता दूं साफ बात, मोटी बात यह है ओपीएस वालों से कि वो चाहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू मिलता रहे। अरे और हम देते रहे, हम अगर काम कर रहे हैं तो हम ये लड्डू खिलाते रहे आपको। आपने तो एक पैसा नहीं दिया जब आप काम कर रहे थे। अच्छा, हम जब एनपीएस में थे हम भी दे रहे थे और सरकार भी दे रही थी। तो अब यूपीएस में सरकार ने ये किया है कि आप दोनों जने कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि एनपीएस, यानी कि जो सही अच्छी बातें हैं यूपीएस में वो ये हैं कि एनपीएस की तरीके से डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, दोनों तरफ से हैं। ओपीएस की तरीके से सिर्फ डिफाइंड बेनिफिट नहीं है। और इसमें यूपीएस में ये होगा कि आपको पेंशन मिलेगी, मगर आपको मतलब वो लमसम हमसम नहीं होगा और आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कोई दो राय नहीं, दुनिया में कोई और तरीका नहीं है। आप ये सोचें कि हमने तो भाई ओपीएस में मतलब हमारे 20 साल से तो ओपीएस लागू नहीं है, तो हम आपकी पेंशन को के लिए टैक्स क्यों भर रहे हैं? हम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार से मांग कर सकते हैं, तो टैक्स पेयर सरकार उसका इस्तेमाल करे। हम शिक्षा के लिए सरकार से मांग कर सकते हैं। अब वो आपको पेंशन देगी क्यों भाई? हमें तो पेंशन मिल नहीं रही, आपको क्यों पेंशन देगी? ये अच्छी रही मतलब। और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन इन्वेस्ट करेगा? पब्लिक इन्वेस्टमेंट, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो देखिए, दुनिया में कहीं नहीं होता ओपीएस जैसा। तो मैं 100 बात की एक बात कि आपको एक ऐसा सिस्टम इजाद करना है जो यूपीएस सही कदम है कि इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हो और फिर उसके बाद डिफाइंड बेनिफिट हो। जी सॉरी, मैंने आपका बहुत समय ले लिया। नहीं नहीं प्लीज, बहुत अच्छा डिस्कशन जा रहा है। अब मंजीत जी को मैं आग्रह करूंगा कि मंजीत जी कह रहे हैं कि क्यों दें, हम कमाएं, देश की 90 से 95% जो आबादी है वो मरमर कर कमाए, वो टैक्स भरे और उसका टैक्स का पैसा जाए मात्र 5% लोग जो इस देश के सरकारी और अर्धसैनिक बलों में जो काम कर रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको हम लोग टैक्स देने के लिए हम लोग जिंदगी भर 60 साल तक हम लोग काम करें और हमारा पैसा जो जा रहा है वो उनको एश्योर्ड पेंशन मिलता रहे। क्या जवाब देंगे आप? बहुत बढ़िया विशाल जी, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब का सम्मान करूंगा, स्वागत करूंगा कि वो यहाँ पर जुड़े हैं। वो और एक इकोनॉमिस्ट की हैसियत से उन्होंने तमाम सारी बातें रखी हैं, तो आभार मेहरोत्रा साहब आपका। और मैं यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहूंगा, उन्होंने सबसे पहले एक जिक्र किया था कि 5% कौन से लोग, तकरीबन 5% उन्होंने जो ये बात रखी, जो ये गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग, यानी जिन्हें कह सकते हैं आपकी सरकारी नौकरी पेशे वाले, चाहे वो सेंट्रल ऑटोनोमस सेक्टर से हों, जिन्हें हम सीएबीज कहते हैं, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज कहते हैं, या भारत सरकार की डायरेक्ट सेंट्रल सर्विसेज हों, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडीज हों, या गवर्नमेंट सेक्टर के निगम हों, या गवर्नमेंट सेक्टर के कारपोरेट सेक्टर, बहुत सारे गवर्नमेंट भी कारपोरेट सेक्टर चलाती है। तो वो जितने भी मतलब संगठित क्षेत्र के लोग हैं, वो तकरीबन 5 से 6% है आज की डेट पे। यहाँ मैं एग्री करता हूँ सर की बातों से जी। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बाकी तो सारा जो जितना भीड़ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। वो चाहे किसी भी तरह का, चाहे मजदूर वर्ग हो, चाहे किसी इंडस्ट्री में कार्य करने वाले लोग, स्किल्ड हो नॉन स्किल्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब एक बड़ी संख्या जो उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। अब बात आई कि टैक्स पेयर्स की,
तो टैक्स पेयर्स जो हैं, मैं यहाँ कहूँगा कि चाहे अनऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम कर रहे हों, वो चाहे प्राइवेट हों, चाहे ऑटोनोमस हों, चाहे सेमी गवर्नमेंट हों, चाहे सेमी प्राइवेट हों, चाहे फुल्ली गवर्नमेंट हों, वो जी, सभी टैक्स पे कर रहे हैं, क्योंकि केवल जो नौकरी कर रहा है वही, केवल ऐसा नहीं है कि जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं वही टैक्स पे कर रहे हैं। एक जी, एम्प्लॉयी वो 25 साल की उम्र में नौकरी में आता है और 60 साल में रिटायर हो जाता है। तो उस लिहाज से उसको तकरीबन 35 साल उसने नौकरी की, वहाँ से तो केवल उसने सैलरी ली और सैलरी से डायरेक्ट टैक्सेस दिए। ये बात प्रोफ़ेसर मेहरोत्रा साहब ने भी अभी कही। जी, इनडायरेक्ट टैक्स वो भी पूरी ज़िंदगी देता है। जब तक वो ज़िंदा रहता है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी उठाए, चाहे वो कोई कोई भी सर्विस, यहाँ तक कि कपड़े पहनने से लेकर के, मकान बनाने से लेकर के, दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें जुटाने से लेकर के हर चीज़ में वो इनडायरेक्ट टैक्स देता है। तो इसमें यहाँ पर दोनों को बाइफरकेट करना मुझे लगता है कि ये नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि जो एम्प्लॉयी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, वो दोनों ही समाज का हिस्सा है। अब मैं बात जी, करता हूँ, जो मेहरोत्रा साहब ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही कि मेरे पैसे से आपको टैक्स क्यों? बहुत बढ़िया बात जी, कही, मैं भी इसका सम्मान करता हूँ। हाँ, पेंशन, बिल्कुल, पेंशन। बिल्कुल, मेरे मेरे पैसे से आपको पेंशन क्यों? सॉरी, हो सकता है कुछ दूसरी बात जी, निकल गई, तो मेरी भावनाओं को समझिएगा मेहरोत्रा साहब। तो क्या है जी, कि ये बात भी सच है कि मेरे पैसे से आपको फिक्स गारंटीड पेंशन क्यों? जबकि आपका कंट्रीब्यूशन पेंशन के लिए नहीं है। अब मैं सबसे पहले, जो सर ने एक और अच्छी बात कही कि ओपीएस का डिज़ाइन भी खामियों से भरा था, क्योंकि वहाँ डिफाइंड बेनिफिट्स तो थे, लेकिन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन नहीं था। बहुत अच्छी बात कही। क डिफाइंड जो कंट्रीब्यूशन था, वो सेवाएँ थीं। हमारी 20-25 साल की, 30 साल की जो भी जो डायरेक्ट सेवाएँ थीं, वो डिफाइंड थी। आप उसको सिरे से नकार नहीं सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट दिखती हैं प्रत्यक्ष तौर पर और कुछ हमें परोक्ष रूप से दिखती हैं। तो ये जो सेवा था, वो डायरेक्ट सेवा कुछ लोगों की नज़र में इकोनॉमिक बेनिफिट सरकार को नहीं पहुँचा रही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार की पूरी एक मशीनरी है, जिससे ये देश चलता है, जिससे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनती हैं, जिससे डेवलपमेंट के काम होते हैं, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं, जिससे और नाना प्रकार के हॉस्पिटैलिटी या दूसरी सेवाएँ होती हैं। हम इस सिस्टम में लगे हुए लोग हैं, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट के सिस्टम हो। तो वो सेवाएँ हमारी डिफाइंड हैं। विशाल जी, ऐसा नहीं कि वो डिफाइंड नहीं है। तो देखने जी, का नज़रिया उसको थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा कि हम उसको ऐसे देखें कि हम रेवेन्यू केवल मनी के रूप में जनरेट नहीं करते हैं। टीचर जो है वो रेवेन्यू जनरेट करता है आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन का। वो भी एक जी, रेवेन्यू है। पहले हमारे भारत सरकार ने एक मंत्रालय बनाया था, उसका नाम हुआ करता था एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आएगा आपको, पिछली गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया, पहले भी शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। तो जी, एमएचआरडी रखने के पीछे उद्देश्य भी यही था कि हम केवल रेवेन्यू के तौर पे इकोनॉमिक चीज़ों को ही एसेट्स ना माने। हम अगर जी, एक अच्छा नागरिक पैदा कर रहे हैं, वो भी एक रेवेन्यू है। हम अगर अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं, वो भी एक रेवेन्यू है। हम अच्छे थिंकर्स पैदा कर रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस पैदा कर रहे हैं, हम अगर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स दे रहे हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट दे रहे हैं, दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ रेवेन्यू। इस चीज़ को समझने की पहले ज़रूरत है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा, इसको भी रेवेन्यू माना जाए, इसीलिए एमएचआरडी या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अवधारणा आई थी। अब मैं बात करता हूँ उसकी कि मेरे पैसे से आपको पेंशन क्यों? वी आर नॉट डिमांडिंग फॉर ओनली एंड ओनली इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हम बड़ा जी, क्लियर कट में कहना चाहते हैं, ये केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी गारंटी, द गारंटी ऑफ ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी। अब देखिए, अब मुद्दा आया कि भारत में बहुत सारे तरह की पेंशन्स चल रही थी। उनमें से मैं पहले आपको बताऊं कि एक जीपीएफ का प्लान होता था, जो कर्मचारी की जेब से, मतलब उसकी सैलरी से मिनिमम 7% या 8% का डिडक्शन होता ही होता था। उस पर भारत सरकार या पर्टिकुलर जिस गवर्नमेंट में वो नौकरी करते थे, वो उस पर मिनिमम ब्याज की गारंटी देते थे। वो गारंटी जी, कहाँ से आती थी? ब्याज की गारंटी सरकार देती थी, वो सरकार जाने कहाँ से आती थी। मैं जो बताना चाहता हूँ, वो नौकरी जब भी छोड़ देता, जब भी उसे बीच में ज़रूरत लगती, जब भी वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता, जब भी उसे 56 जे वन के तहत उसे रिटायर कर दिया जाता जबरिया, या जब भी उसका सुपर एनुएशन पे रिटायर हो जाता, वो अपने फंड को वापस निकाल सकता था। ये सबसे बड़ी जी, खूबी थी। अब देखिए,
एनपीएस में और जीपीएफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वहां 7% कटता था, यहाँ 10% कटता है। बस जी, अंतर ये है कि हमारा पैसा फ्लक्चुएटिंग मार्केट के हवाले है, वो जी, उस पर आज 12% का रिटर्न मिल सकता है, कल माइनस में जा सकता है, ये जी, दिक्कत है। हम जी, सरकार से क्या कह रहे हैं मेहरोत्रा साहब, हम सरकार से ये कह रहे हैं, जब आपके पास इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा तंत्र है, इतने बड़े इकोनॉमिक एडवाइजर्स हैं, इतने बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, इतने बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, इतनी बड़ी-बड़ी इकोनॉमिक कंपनियां हैं, जो बहुत लाखों हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती हैं हर साल। आप हमसे हर महीने 12,000 करोड़ रुपए, यानी 12,000 का मतलब 7 जीरो उधर हो गया, 3 जीरो इधर, 10 जीरो हो गया, बहुत बड़ा अमाउंट हुआ विशाल जी ये। जी, 12,000 करोड़ रुपए आप हमसे हर महीने हमारी जेब से काटते हैं। तो क्या क्या कोई भारत में ऐसा बैंक है, क्या कोई ऐसी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट है, जो आपको लाख 2 लाख रुपए दे और उस पर निश्चित ब्याज ना ले? मेरा ये सवाल है। क्या जी, 12,000 करोड़ रुपए जो एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई को मिलता है, तीनों ही भारत सरकार के उपक्रम है, आप समझिएगा विशाल जी। जी, और एलआईसी की 1/3 हिस्सेदारी भारत सरकार ने 2 साल पहले बेची थी, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए की। उससे जी, पहले 2 साल पहले कोविड पैंडेमिक में इडबी की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की 60,000 करोड़ की भारत सरकार ने हिस्सेदारी बेची थी, ये कह करके कि ये इंडस्ट्री अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पा रही है, हमें इनको प्राइवेट सेक्टर में देना होगा। उनकी बहुत सारी दलीलें थी। तो जी, 60,000 करोड़ की हिस्सेदारी बेच दी गई। जी, हमारे पैसे से भारत सरकार के ही उपक्रम स्टेब्लिश हो रहे हैं, उनकी मार्केट में क्रेडिट वैल्यू मजबूत हो रही है, उनके पास एक लिक्विड एसेट्स आ रहे हैं, उनके पास लगातार उनकी लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है, लेकिन बावजूद इसके अगर आप उनसे 1 लाख रुपए का भी लोन लेते हो, तो आपको उस पर निश्चित ब्याज की, लोन की आपको ब्याज देना पड़ता है। हम बात जी, ये पूछना चाह रहे हैं कि एनपीएस में आप 12,000 करोड़ रुपए हमसे हर महीने लेते हो, उस पर हुँ, इवन सिंगल 4% का भी ब्याज की गारंटी क्यों नहीं? पहला सवाल। मैं जी, अभी उस पर आ रहा हूँ जो सर कह रहे थे कि तो जी, वहाँ गारंटी क्यों नहीं? एक तरफ तो आप जीपीएफ में दे रहे थे, दूसरा मैं कहता हूँ, दूसरा एक ईपीएस 95 स्कीम थी। जी, ईपीएस 95 स्कीम में जो निगम भारत सरकार के, जहां पर ईपीएफओ का रूलिंग लागू होता था, उसमें जी, 12% सैलरी काटी जाती थी और 12% एम्प्लॉयर डालता था, यानी कि टोटल सैलरी का हर महीने 24% कहीं जमा हो जाता था, मान लीजिए किसी अब बैंक में जमा होता था। अब तो मंजीत सरकार जी या इसको जो, बढ़ाकर 18.4% कर दिया गया। नहीं 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 नहीं, वो 21 अलग केस है। मैं ईपीएस हुँ, 95 की बात कर रहा हूँ, जो ओके, सरकार ने अभी ओके, पेंशन ओके, के पैटर्न की बात कही थी। जी, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस, मैं कुछ और भी खोलना चाहता हूँ। प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू एनपीएस, कीजिए। यूपीएस, ओपीएस के अलावा आइए ईपीएस में, ईपीएस 95 में, वहां पर 12% एम्प्लॉय की जेब से काटा जाता था और 12% सरकार कंट्रीब्यूट करती थी, यानी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता था। और जी, टोटल जो 24% हर महीने, यानी लगभग 1/4 सैलरी पूरे महीने की, पूरी जिंदगी की उसकी, और जी, वो सिस्टमैटिक रूप से कटती, सैलरी बढ़ती है तो वो डिडक्शंस भी बढ़ जाते हैं, वो कटते रहते थे। और रिटायरमेंट पे सरकार क्या करती थी, सरकार ने अपने वाले हिस्से के 2 टुकड़े कर रखे थे, 12% के, 9% फंड में डाल देती थी और 3% पे पेंशन देती थी। 3% आप नहीं निकाल सकते थे, ये क्राइटेरिया था। तो क्या था कि जब रिटायर होते थे, तो 12 प्लस 9 ले लिया, जितना भी बना एक मुश्त फंड, और जी, 3% वहीं छोड़ दिया। 3% पे जितनी पेंशन बनती थी, वो पेंशन उसको मिलती थी। वो लोग भी आज फाइट कर रहे हैं। अब सरकार ने कहा है उनको 9,000 रुपीज की गारंटी दी जाएगी। अभी-अभी सरकार ने ऐलान किया है। अभी तक उनको जी, 1,000 रुपीज, 3,000 रुपीज ऐसे मिल रहा था गारंटी। अब मैं आता हूँ तीसरे सेक्टर पे, जिसको जी, कहते थे सीपीएफ, यानी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम जो थी, सीपीएफ स्कीम। वहां क्या जी, था विशाल जी, बिल्कुल सेम टू सेम एनपीएस ही था वो। हुँ, 10% एम्प्लॉई की सैलरी से कटता था और 10% एम्प्लॉयर डालता था। एम्प्लॉयर का जी, मतलब आप सरकार से मत लगाइए। जहां-जहां सीपीएफ लागू था, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर था और चाहे सरकार के निगम थे। जहां सीपीएफ लागू है, तो सीपीएफ के रूल लागू थे। अब जी, जितना भी इकट्ठा हो गया, मान लीजिए आपने 30 साल नौकरी की, 30 साल जी, में हर महीने 20% सैलरी का डिडक्शन हुआ, वो कहीं जमा होता रहा। उस पर जी, भी ब्याज की गारंटी थी सीपीएफ पर, उस पर भी जी, गारंटी थी। तो वो जी, जितना पैसा इकट्ठा हुआ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो पैसा एम्प्लॉयी को दे दिया जाता था, रिटायरी को दे दिया जाता था, लेकिन जी, पेंशन नहीं दी जाती थी। अब मैं बात पे आ गया जो प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब ने कही।
कि जी, भाई दुनिया भर के 95% लोगों के श्रम बल से, इनकम टैक्स से आपको पेंशन क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है सर। मैं इस सवाल का जी, स्वागत करता हूँ, बार-बार स्वागत करता हूँ। जी, अब मैं जी, ये बात कह रहा हूँ कि सरकार ने इन सारी योजनाओं को सीपीएफ, ईपीएस, जीपीएफ तमाम तरह की योजनाओं को मर्ज करके एनपीएस बनाया। एनपीएस का मतलब था नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक ऐसा पेंशन सिस्टम जो सभी को कवर करेगा, क्योंकि सीपीएफ को भी रिप्लेस किया गया एनपीएस से। ज्यादातर जी, उपक्रमों में सीपीएफ बंद कर दिया गया है, एनपीएस चालू कर दिया गया है। तमाम जी, जगह ईपीएस को भी बंद कर दिया गया है और वहां भी एनपीएस को चालू किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया में जो सिस्टम चल रहा था, जी, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, कंट्रीब्यूटरी जी, डिफाइंड पेंशन सिस्टम, जी, ठीक है ना? डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, यानी जी, कुछ कंट्रीब्यूशन आपका, कुछ कंट्रीब्यूशन। ये कोई नया नहीं है विशाल जी, जी, कोई जी, नया जी, प्लेटफॉर्म नहीं है। जी। बस अब इसमें मजीद क्या बाबू, कर दिया आप कि आपको अब आपको रोकना चाहेंगे, अब इस पे ना सर का वर्जन लेना चाहेंगे, अगर आप इजाज़त दें तो। सर मेरी अगर पूरी बात हो जाती तो बहुत बढ़िया जी, रहता जी, जी, विशाल जी। प्लीज़, प्लीज़ थोड़ा जी, कंप्लीट जी। जी, प्लीज़। मुझे मुझे जी, उम्मीद है कि मेहरोत्रा साहब बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे मुझे। जी, 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 बहुत जी, ध्यान से सुन रहा हूँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी, जी, जी। जी, जी, तो जी, मैं ये बात कह रहा था, भारत सरकार ने एनपीएस को डिज़ाइन किया। उसने कहा सबकी पेंशन एक जैसी, वो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे सरकारी सेक्टर का हो, चाहे ऑटोनोमस सेक्टर का हो, सेमी गवर्नमेंट का हो, कॉर्पोरेट का हो। जी, एनपीएस इसीलिए निजी संस्थानों पर भी लागू किया गया। जी, एनपीएस में आज भी कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 और 10 चल रहा था, यानी एम्प्लॉयी का कंट्रीब्यूशन भी 10 और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 10। लेकिन अभी जब जी, बजट लाई माननीय निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने वहां भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10 से बढ़ा करके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के इक्विवेलेंट 14% कर दिया। तो अब वहां भी 10 और 14 चल रहा है। अब मेरा जो सवाल है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिएगा। सरकार ने अभी कहा हम यूपीएस ला रहे हैं और 4.5% और बढ़ा रहे हैं, यानी अब तो उनका 14 की जगह 18.5% कंट्रीब्यूशन हो गया। आप ओके, समझिए कि इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने 18.5% एक्स्ट्रा सैलरी का, हर आदमी की सैलरी का 18.5% एक्स्ट्रा आज से दे रही है। अगर वो 30 साल नौकरी करेगा, 32 साल करेगा, 34 साल करेगा, तो ये सरकार के ऊपर एक बर्डन है। भले ही वो उसने प्लानिंग कर ली अभी आज से। मैं बताता हूँ जी, कि कैसे, कि यहाँ पर धोखा क्या है। जी, पहला मेरा जो डिमांड है कि अगर आपको लगता है कि ये सारा धोखा है, तो 18.5% डाल दो, आप सबको दो 18.5%, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें 18.5% वो और 10% हमारा, ये सारा निकाल करके दे दो। वी डोंट डिमांड फॉर पेंशन, हमें नहीं चाहिए आपकी पेंशन, गारंटीड पेंशन। लेकिन आप हमें फिर 18.5% दीजिए। अब मैं बात करता हूँ आगे, झोल कहाँ पर है प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब, समझिएगा। झोल ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में 29 लाख कर्मचारी हैं जो एनपीएस के दायरे में आता है, और आज एनपीएस यानी जो हमारा जो पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंडर में एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी काम करती है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। वहां 15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुका है विशाल जी, 15 जी, लाख करोड़ जी, रुपए। और जी, जानते हैं 15 से ज्यादा कंपनियां एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर यानी एएसपी के तौर पर नॉमिनेट की गई हैं। अभी जी, पिछले साल एक ऐसी श्रीराम करके कंपनी का नाम था जो डिफाल्टर कंपनी थी। हम लोगों के विरोध के बाद भारत सरकार ने उसको डीलिस्ट किया, उसको लिस्ट कर दिया था उसमें। अब मैं जो बात करता हूं, सारा फसाद कहां पे है। आप जी, इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए मेरा रिटायरमेंट 2041 में है प्रोफेसर जी, मेहरोत्रा साहब, और जी, आज के टाइम पे मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपए है टोटल, यानी सरकार का पैसा मिला के और मेरा पैसा मिला के। ये कम से जी, कम भी होगा तो 5 करोड़ हो जाएगा 2041 में, मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको। इसका मतलब 5 करोड़ में 3 करोड़ गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेशियो 14 है और हमारा रेशियो 10 है, 10 और 14 के रेशियो में चल रहा है। तो 3 करोड़ उनका होगा, 2 करोड़ मेरा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप अपना 3 करोड़ उस दिन वापस ले जाओ। गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होगा ना सर इससे। इससे तो गवर्नमेंट का पैसा 30 साल 32, मेरी नौकरी 32 साल की है, 32 साल जी, के बाद एकमुश्त सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बाद जितना कॉर्पस इकट्ठा हो गया, मैं गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हूं। मुझे ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए। मैं 10 साल जिंदा रहूं तो 10 साल दे दे, 5 साल जिंदा रहूं तो 5 साल दे दे, और 4 महीने में मर जाऊं तो 4 महीने दे करके खत्म करे। मैं उस जी, बात की गारंटी की बात कर रहा हूं। दूसरी बात विशाल जी, प्लीज़, प्लीज़। मुद्दा ये है कि ये जो 3 करोड़ जिससे एन्युटी खरीदी जाएगी, इस जी, 3 करोड़ पर जीभें लपलपा रही हैं 15 कंपनियों की।
और इसमें 1500 कंपनियां और आने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हर एम्प्लॉई से उसे 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ का फायदा मिलने वाला है और भारत सरकार मजबूर है उन कंपनियों के दबाव में, जी क्योंकि भारत सरकार इनडायरेक्टली कारपोरेट के दबाव में। इस पैसे से अगर आम आदमी का भला होगा तो तभी होगा जब ये पैसा वापस सरकार की जेब में जाए। मैं वो जी बात कर रहा मंजीत हूँ, जी मैं उसकी जी डिमांड कर मंजीत रहा जी हूँ। बहुत अगर मंजीत जी कंपनियों के पास पैसा जाएगा तो आप जी देखिए पूरी दुनिया में चाहे लेनिन हो, चाहे जी मार्क्स हो, चाहे महात्मा गांधी हो और जी जितने भी हुए हैं, जितने भी जो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, आज भी जी सर्वहारा वर्ग मौजूद है और मुद्दा भी जी मौजूद है। जी 200 साल बहुत हो बहुत गए सर्वहारा शुक्रिया वर्ग की बात करते मंजीत जी हुए। आपको तो आप मैं जो बात कर मंजीत रहा हूँ जी सर, एक प्लीज 1 मिनट और लूँगा, केवल 1 मिनट 30 सेकंड सर, संतोष कि सर का थोड़ा वर्जन हम आने दीजिए, हम 1 मिनट भारत आपसे सरकार को आग्रह रेवेन्यू करूंगा। जनरेट करने का सर, हम भारत सरकार को रेवेन्यू जनरेट करने का 2033 से पर ईयर 2 लाख करोड़ रुपए वापस करने के लिए तैयार हैं। हमें केवल ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी चाहिए, पैसे की गारंटी जी बिल्कुल नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच जी सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मंजीत जी। संतोष सर, इनका कहना है कि हम हजारों करोड़ इनका कहना, रुपया इन्हें आप मुझे फिर आप रीइंटरप्रेट न करिए। इन्होंने जी बहुत जी अच्छी तरीके से अपना पक्ष रखा है, बहुत अच्छी तरीके से। मैं जी सर इनकी दाद दूंगा कि इन्होंने बहुत ही ध्यान से और एक दूरदर्शिता दिखाते हुए इन्होंने और इनके साथियों ने इसके बारे में सोचा है। सर मैं इनको बिल्कुल दाद दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इन्होंने इस विषय पे ज्यादा सोचा है बनिस्पत वो सरकारी बाबुओं ने जो सोचा होगा पिछले 10, 15, 20 साल में, जी जिन्होंने ओपीएस की इजाद करी और फिर उसके बाद एनपीएस की इजाद करी। कि इसीलिए आपने जी देखा कि देखिए, मैंने दोनों स्कीमों को धिक्कारा था, ओपीएस को धिक्कारा, मैंने जी एनपीएस को भी धिक्कारा। तो डॉक्टर पटेल, मैं आपसे पूर्ण रूप से उस तरीके से सहमत हूँ। मैं जी एक सॉर्ट ऑफ सफाई देना चाहता हूँ या क्लैरिफिकेशन आपके श्रोताओं के लिए आवश्यक है। प्लीज सर, प्लीज सीपीएफ, जीपीएफ और ये जो आपका ईपीएस जिसकी डॉक्टर पटेल बात कर रहे थे, जी देखिए अब मैं सीपीएफ का भी की भुगत चुका हूँ। 5 साल मुझे सीपीएफ में जब केंद्र सरकार में था, आई वॉज एट द रैंक ऑफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मगर वो क्योंकि ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन थी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन था, जी जी अनुसंधान संस्थान योजना आयोग का, तो वो ऑटोनमस था, तो वो उसमें जी सीपीएफ सर लागू। मुझे ये वो जो सीपीएफ स्कीम थी वो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण लगती थी, जिस तरीके से जीपीएफ मूर्खतापूर्ण थी। तो ये ईपीएस, जीपीएफ, सीपीएफ ये बिल्कुल 2 कौड़ी की कूड़ा स्कीमें थी और इनको अगर इनका समन्वय कर दिया गया है एक एनपीएस में जो स्वयं खामी भरी है, जी तो वो एक तरीके से अच्छा है। तो अब कम से कम जो लड़ाई है वो ओपीएस और एनपीएस के बीच में, ये साफ हो गया, ठीक है। ओके सर, तो अब ओके सीपीएफ और जीपीएफ की अब चर्चा न की जाए, क्योंकि वो अब हमारे इतिहास में है, ठीक है, ओके अधिक ओके अधिक ओके अधिक अधिक जी जी मगर जी मगर अब मेरे बहुत प्यारे डॉक्टर पटेल भाई ने अच्छी बातें कही, मगर उनमें मैं अब उनकी बात में थोड़ी सी मैं खामी निकालता हूं, मैं समझाता हूं आपको और आपके श्रोताओं को कि उसमें प्लीज सर इनको अपनी सोच के में थोड़ी सी रद्दोबदल शायद अगर ये कर लें तो हम सबका फायदा हो जाएगा। ओपीएस की मांग न करें, क्योंकि ओपीएस की मांग बहुत अकलमंदी की मांग नहीं है, देश के हित में नहीं है, और डॉक्टर पटेल की जेनरेशन को तो फायदा हो सकता है। जो अभी रिटायरीज हैं जो ओपीएस में थे, उनको ओपीएस दोबारा मिल जाएगी, उनको तो फायदा हो सकता है, मगर इनके बच्चों को फायदा नहीं होगा। ओके सर मैं ओके समझाता हूँ, देखिए कैसे मैं समझाता हूँ क्या, बिल्कुल समझाता हूँ कैसे। क्योंकि देखिए दुनिया में कोई भी
पेंशन स्कीम जो हो उसमें कोई दो राय है ही नहीं कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूशन होना पड़े। कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का। ठीक है सर। अब सवाल डॉक्टर पटेल ने उठाया कि वो 14% आप उसको 18.5 क्यों ले जा रहे हो। मुझे लगता है ये इन्होंने उसको 14 को 18.5 शायद इसलिए किया है क्योंकि वो फंड में जो आएगा 18.5 उसके आधार पे वो जो पुरानी ओपीएस वाले लोग हैं भाई उनको भी तो पैसा देना ही पड़ेगा। उनको तो आप ट्रांजिशन नहीं कर सकते इस यूपीएस में। मुझे नहीं लगता कि वो उनको आप यूपीएस में ट्रांजिशन कर पाएंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि लागू की जाएगी यूपीएस, मगर जो ओपीएस में है वो ओपीएस में ही चलते रहेंगे। दूसरी बात, जो एनपीएस में थे भाई वो उनको आप ट्रांजिशन तो नई यूपीएस में कर नहीं सकते थे, मतलब अब वो रिटायर हो गए हैं तो वो अब तो जो नए लोग एडमिट होंगे यानी कि सरकार में आएंगे 1 अप्रैल से 25 से उनको यूपीएस दी जाएगी। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब इस दौरान जब हम पूरा ट्रांजिशन करते हैं सारी सरकारी वर्कफोर्स को जी ट्रांजिशन करते हैं यूपीएस की ओर, तो भाई सरकार को चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो उसको पुराने ओपीएस वालों को देना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना है। जो पुराने एनपीएस वाले हैं वो एनपीएस में रहेंगे उनके बारे में भी सोचना है, और जो नए वाले हैं उनके लिए फुली फंडेड स्कीम होगी जो जिसको आप मुझे लगता है कि वो 14% 10% के आधार पे फंड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये 18 18.5 की जो बात है वो टेम्परेरी है, पहली बात। जी जी दूसरी बात, मैं डॉक्टर पटेल से बिल्कुल सहमत हूँ, पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये जो 15 कंपनियां हैं जिसमें 1500 जुड़ना चाहती हैं जी, ये बहुत खतरनाक है। ये खतरा हम कैसे है सर ये भी बताइएगा। बता रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ। ये जो देखिए ये होगा ये कि जैसे एनपीएस में है, जब मैं आपको समझा रहा था एनपीएस क्या है, क्योंकि मैं तो झेल रहा हूँ ना एनपीएस, मैं समझा रहा हूँ। 60% मुझे मिल गया, जैसे डॉक्टर पटेल चाह रहे हैं कि मतलब मुझे मेरा भाग दे दो, फिर मैं उसका जो करना चाहूँ, जिस तरीके से उसको इन्वेस्ट करना चाहूँ मैं करूँ, और मुझे रिटर्न मिलेगा। मुझे पक्का मालूम है मैं वो रिटर्न मुझे जो आप मतलब रख करके मुझे देना चाहोगे पेंशन के रूप में, वो आप नहीं दे पाओगे। मगर जो 40% की संख्या जो हो रहा है 20 साल से एनपीएस के संग, वो मैं आपको समझा देता हूँ आपके श्रोताओं जो ना ओपीएस में है जो और ना अभी कोई सरकार में काम कर रहे हैं, वो हमारे जैसे लोग जो एनपीएस के भुक्तभोगी हैं, उनको क्या झेलना पड़ता। ये कंपनियां वो 40% के ऊपर गिद्ध की तरीके से बैठ जाना चाहती हैं। ये बात डॉक्टर पटेल ने जो कही बहुत सही कही कि ये कमबख्त आपका हाड़मास तो निचोड़ ही लेना चाहते हैं। मतलब आपको अगर इनका बस चले तो ये आपको बिल्कुल पूरी तरीके से निचोड़ करके आपको दूर कर दें, क्योंकि आपको उससे 40% से जो पेंशन जिसे कहते हैं वो इतनी नाम मात्र की पेंशन है जी कि डॉक्टर पटेल क्या मैं भी बहुत उससे चिंतित हूँ। ये तो मूर्खतापूर्ण बात। अब आप देखिए, मैं अब आपको ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पुरानी ओपीएस है और जो चलती आ रही है एनपीएस है, इन दोनों में बहुत खामियां हैं जी। मैं इस बात से को डिस्कस करने के लिए तैयार हूं जो डॉक्टर पटेल कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा टोटल फंड 5 करोड़ है तो आप और सरकार का अगर उसमें से 3 करोड़ बनता है आखिर में जब मैं रिटायर हो रहा हूं तो वो आप वापस ले लो। अरे भाई वापस क्यों ले लो, आप बात समझो। वो वापस मत दियो इनको, ये बात मत कहो उनको, क्योंकि सरकार तो किसी भी तरीके से पैसा बटोरने के लिए हमारे जनता से तैयार रहती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना
न कहिए ये बात जी क्योंकि ये समझिए कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में जब the elderly share of जी the population rises, and जी I want you to know, all of you to know, and your जी listeners to know कि जी जो उम्रदार यानी कि जो पेंशनेबल एज के लोग हैं, जो एजिंग उनकी संख्या बढ़ सोसाइटी, रही है। उनका अनुपात बढ़ रहा है बेटा। जी संख्या बढ़ना तो एक चीज होती है, जी मतलब अब हम उस दौर में हैं, आखिरी 15 साल है हमारे जनसांख्यिकी लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डिविडेंड 2040 से हमारी जो हमारा श्रम बल है वो घटेगा, कम होगा, जैसे यूरोप भर में होता है, जापान में होता है, विकसित देशों में था, और वो घटना शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, श्रम बल की जो बढ़ने की रफ्तार है उसमें कमी आ चुकी है। जी half of our working age population is 45 years and above, यानी कि 15 ओके साल में वो वैसे ही रिटायर कर जाएंगे सारे के साथ हाथ। इसका अर्थ क्या है? हम एजिंग सोसाइटी होने जा रहे हैं। ये भ्रम में है कि हम बड़े युवा देश हैं। हम युवा देश अब रह नहीं गए भैया। means Professor Malhotra, the demographic dividend is now turning into the demographic bomb. बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए डॉक्टर पटेल खबरदार से सरकार को सुझाइए कि आप 18% रख लो, ना रख लो, क्योंकि आपको उस उम्रदार लोगों के लिए तैयारी करनी है। जो उन्होंने रख लिया सर यूपीएस में, उन्होंने तो 18% भी रख लिया और हमारा वाला भी 10% रख लिया यूपीएस में। क्या इसीलिए तो हम आप हैं जिंदा। हम किस मर्ज की दवा हैं? हम सड़क पे उतर आएंगे ना। हम सड़क पे इसलिए उतरेंगे कि हम कहेंगे कि हमारे बच्चों को आप पेंशन दी हो कि ना ही दी हो। हमको तो दे रहे हो, चलो मान लिया, अब उनको भी दी हो। हमको तो उनके लिए भी उनके बारे में सोचना है। हमको तो उनके बारे में भी सोचना है जो 90% है, जिनको कभी कोई नहीं सोचता। तो भैया सरकार को ये सुझाव न दे देना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उनको जिस प्रकार ओपीएस में पेंशन मिलती है उस प्रकार पेंशन का इंतजाम करने दो, और वो झक मार के आखिर में वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वो समझ गए हैं कि इस देश का कोई भी वर्किंग फोर्स वाला बंदा या बंदी, और बंदियों की संख्या बढ़ने वाली है। सब पढ़ी लिखी जा रही है, सब रोजगार ढूंढ रही है। कोई भी एनपीएस जैसी मूर्खतापूर्ण स्कीम को मानेगा, और आप सरकार होते हुए आप ओपीएस को चला नहीं सकते। आपके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी, डॉक्टर पटेल समझिए, मैं अब वापस अर्थशास्त्री की तरीके से बोल, टैक्स रेवेन्यू टू जीडीपी पिछले 30 साल में बढ़ा नहीं भैया मेरे। जो 92 में पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई सर। पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो भी एज कर रही है। आप उन सबको, आपको पेंशन के बारे में उनको अगर आप आज नहीं सोचोगे तो अगले 10 साल में तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल में वो सब रिटायर हो जाएंगे। जब बुढ़ाऊ हो जाएंगे सब तो, और जिएंगे भी ज्यादा। क्यों जिएंगे? क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो अब 2022 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है प्रोफेसर मल्होत्रा कि इट इज नाउ 67.74। भैया मैं आपको बता तो रहा हूं, ये मुसीबतें हमारे पिछवाड़े आ रही हैं। अगले 10-15 साल में ये हमारे सर पे होंगी। मगर ये जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस की सरकार है, इनको समझ ही नहीं आता। इनमें न राजनीतिक समझ है, न आर्थिक समझ है। ये सिर्फ इलेक्शन जीतना जानते हैं, या किसी सरकार को गिराना जानते हैं कि मेरी सरकार बन जाए और मैं बना रहा हूं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री। अरे भाई, जनता खड़ी हो जाएगी सड़क पे, जैसे डॉक्टर पटेल और उनके साथी लोग खड़े हो गए
और कल को आप इनके बच्चे खड़े हो जाएंगे सड़क पे, क्योंकि आप इनको पेंशन तो दे रहे हो, हमको क्यों नहीं पेंशन दोगे भाई। प्रोफेसर साहब, बच्चों से मुझे याद आया कि इनकी एक और डिमांड है कि नो प्राइवेटाइजेशन, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बच्चों की से मुझे याद आया कि अब तमाम जितनी भी जो नौकरियां हैं सर, उसमें देखिए सीधी भर्ती नहीं हो पा रही है। सरकार कह रही है कि कॉन्ट्रैक्चुअल आ जाइए, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के आसपास आके आप काम कीजिए और वैसे आपको जीविकोपार्जन के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। लोग जो हैं अब मरे तो मरे, क्या करे, अब मरता क्या ना करता है वाला हाल है सर। अब 10,000, 15,000, 20,000 रुपए भी मिल जाता है, भौकाल मचा देते हैं कि हाँ भाई चलिए सरकारी नौकरी है भी, कॉन्ट्रैक्चुअल बताते नहीं है, कहते हैं सरकारी नौकरी है। तो प्राइवेटाइजेशन वाला मामला प्रोफेसर साहब आपसे समझना चाहेंगे, ये कितना गंभीर है? उसका एक बहुत सीधा सा इलाज ये है, और वो लॉ में लिखा भी हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लॉ में लिखा हुआ है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, और अगर आपने 5 साल काम किया है तो आपको पेंशन मिलनी है, वो ग्रेट्युटी मिलनी है, और वो बराबरी आपको रखनी पड़ेगी। कोई उसमें दिक्कत नहीं है कि आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले, और आपको वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी चाहे वो हर 4-5 साल पे रिन्यू हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, मगर इसमें इनका दिल छोटा और खोटा है। क्योंकि होता यह है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को इससे पहले कि 3 साल या 5 साल पूरा हो, उसको ब्रेक दे देते हैं जिसमें उसको परमानेंट ना हो जाए। अरे भाई, सीधे से साफ गोई से एक अधिनियम बनाओ जिसको सब लोग माने कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तो रहोगे। आपको पहले जिस दिन आपने 25 साल से नौकरी मिली, आपको ये 30-40 साल की नौकरी नहीं है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। 5 साल पे प्रूव करना पड़ेगा कि आपको हम एक 5 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दें कि ना दें, या 3 साल का और कॉन्ट्रैक्ट दें कि ना दें। मगर जब तक मैं काम कर रहा हूं तब तक मेरे वही हक हैं जो पुराने उन लोगों के हैं जो परमानेंट हैं। पॉइंट ये है, ये बराबरी आवश्यक है, वरना हम सब सड़क पे बार बार उतरते रहेंगे, और ये जो सरकारें हैं हमको ऐसे ही टरकाती रहेंगी। अब इनसे हम टरकने वाले नहीं हैं। हमको ये इनको बताना है कि आपने जो पहले गलतियां करी, अब वो उसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं है, मगर अब आप वो गलतियां न करें जो पिछली सरकारों ने करी हैं। पॉइंट ये है। जी। अब सरकारों से बात आई तो मंजीत साहब, आपके लिए गुड न्यूज है कि महाविकास अघाड़ी उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब हम आएंगे सरकार में तो हम री इंट्रोड्यूस करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम को। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, वोट लेना है तो बोलना ही पड़ेगा, और कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है, और महाराष्ट्र में भी तकरीबन 10 लाख कर्मचारी है आज एनपीएस में। तो 10 लाख कर्मचारी का मतलब मिनिमम 50 लाख वोट है, क्योंकि एक परिवार में 5 आदमी को तो आप कंसीडर करना ही पड़ेगा। और एम्प्लॉय तो 10 को और भी इन्फ्लुएंस करता है, कहीं ना कहीं वो उनको मोटिवेट करता है, अपने साथ में लेकर के चलता है चाचा। क्योंकि जरूरत जब दोस्तों रिश्तेदारों को पड़ती है तो वो सबसे पहले अपने नौकरी पेशा वाले ही रिश्तेदार को या दोस्त को तलाश करते हैं। तो जाहिर सी बात, इतना तो इन्फ्लुएंस करता ही है। एक बात जो प्रोफेसर मेहरोत्रा साहब के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि ओपीएस की डिमांड ना करो, तो मैं सर आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 2 बार मुझे भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बुलाया गया अपना पक्ष रखने के लिए। मैं इकलौता ऐसा आदमी हूं पूरे देश में अभी तक जिसको नॉन जेसीएम मेंबर होने के बावजूद उन्होंने ऑन रिटन, मतलब ऑन पेपर उन्होंने मुझे बुलाया सजेशन रखने के लिए। देखिए, हम भी समझते हैं कि कंट्रीब्यूटरी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस के लिए बढ़िया है, यहाँ हमारा कोई टकराव नहीं है। ओपीएस का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर 20 साल की नौकरी पूरी हो जाती है किसी की भी, आप दरअसल चक्कर क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स में कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के बाद 20-20 साल के बाद लोगों को रेगुलर किया गया। वहां उनको बमुश्किल 10 साल की रेगुलर सर्विस मिल रही है, जैसा कि आपका केस, खुद ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका केस भी वैसा ही कुछ है। तो अब जैसे मैं तो बाहर से आया, कोई कोई बात, मतलब लैटरल एंट्री है सर का। ठीक है, वो
बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एक जैसा ही है, आप ख़ैर आप मैं मान लेता हूँ, आपको अलग मान लेता हूँ, लेकिन हमारे देश की समस्या ये है कि महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में लोग 15-15, 20-20 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद सरकारें दबाव के स्वरूप या जैसे भी पॉलिसी ला कर के उनको परमानेंट कर लेती हैं। परमानेंट करने के बाद पता चला उनकी 48 साल, 50 साल उम्र हो गई और नौकरी करने को उनको 10-12 साल, 15 साल मिला। ऐसी स्टेज में उनका एनपीएस कॉर्पस बहुत कम था। 15 साल में कुछ कॉर्पस नहीं हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। अगर आप ग्रेड 1 लेवल 7, 8, 9, 10 के आसपास है तो थोड़ा बहुत अमाउंट बनता भी है, अदरवाइज़ वो अमाउंट नहीं बनता। दूसरी समस्या ये हो गई इन राज्यों में एनपीएस को इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ, 1 अप्रैल 2005 को एनपीएस इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन 2015 तक नो डिडक्शन फ्रॉम एनी एम्प्लॉयी, नाइदर एनी सिंगल रूपी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। तो कॉर्पस जीरो और एनपीएस चूंकि कॉर्पस बेस्ड पेंशन स्कीम है तो कॉर्पस जीरो तो पेंशन जीरो, लीस्ट कॉर्पस लीस्ट पेंशन। हम जो बात कर रहे हैं, आदमी ने सेवाएं तो फिर भी 30 साल दी हैं, जो सर ने भी अभी यही बात कही, इसी बात को जी, उन्होंने उन्होंने पहले कहा, मैं बस उसकी जी। तस्दीक कर रहा हूं कि सेवाएं चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल दी हों, चाहे मतलब जो है नॉन परमानेंट दी हों, लेकिन सेवाएं तो उसने 30, 32, 35 साल तक दी ना। सिस्टम को ही दी, सिस्टम को दी मतलब देश को दी। इस पूरा सिस्टम तो पूरे हिंदुस्तान का है ना ये। स्टेट्स हिंदुस्तान का पार्ट है, वो अविभाज्य पार्ट है उसका। तो ऐसी अवस्था में ये गलती सरकारों की है, एम्प्लॉयी की नहीं है। ये जी, गलती केंद्र सरकार की है कि तुम्हारी पॉलिसी को उसने एंडोर्स किया है स्टेट गवर्नमेंट ने, और वो आज रिटायर हो रहा है 30 साल की सेवा के बाद, और तुम कह रहे हो कि केवल उसकी सेवा 8 साल की है, 9 साल की, 10 साल की। नो, उसने सेवाएं 30 साल दी हैं। आपको उसकी सेवाओं के बदले अब उसको ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देनी पड़ेगी। दूसरा, भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। अभी 70 साल, 70 बल्कि 70.5 के 67 आसपास है सर, पहुंच गया है। 2022 की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की, जी, 67.74 है। जी, जी। वो पुराना हो गया सर, नया डेटा आ गया है, वो 69 को पार कर गया बढ़ है। रही है, पटेल जी, कह रहे जी। बढ़ रही है, बढ़ रही है। जी, 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 जी। जी। तो अभी जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफ़ेसर की आपने रिटायरमेंट एज 65 इयर्स कर दी, आप समझिएगा। सर, वहीं सर। एक साधारण टीचर की, इंटर कॉलेज की, प्राइमरी मास्टर की आपने एज 60 ही कर रखी है। कहीं आपने 58 कर दी, कहीं आपने 62 कर दी। तो ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिन लोगों की नौकरियां कम हो रही हैं, वहां इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर आप सभी की रिटायरमेंट एज 65 साल तक कर दो, तो ये समस्या 80% अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी ओके, बात को? ओके। जिनकी नौकरी 10 साल की, 15 साल की हो रही है, 5 साल और एक्सटेंडेड हो जाएगी, तो एक तो जी, लेंथ ऑफ सर्विस बढ़ जाएगी। लोग इन्होंने जी, क्राइटेरिया क्या किया, यूपीएस में क्राइटेरिया लिया है कि 25 साल की लेंथ की सर्विस को इन्होंने फुल पेंशन के लिए एलिजिबल माना। अब लोग 20 जी। साल नहीं पहुंच रहे, आप 25 साल कर रहे हो, और ऊपर से आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज या गैर परमानेंट सर्विसेज को आप कंसीडर नहीं कर रहे, तो ये तो ज्यादती है ना। ये तो बिल्कुल सिरे बिल्कुल। से आप शोषणकारी, आपके पास जो लोग चारों तरफ बैठे हैं, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे वो डीओपीटी हो, चाहे वो डीओपीपीडब्ल्यू हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ लीगल एडवाइजर हो, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर हो। मैं तो कहता हूँ पता नहीं कैसे लोग बैठे हैं जो सही से, या तो उन्होंने हिंदुस्तान को नहीं देखा, शायद उनके लिए हिंदुस्तान केवल नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक है दिल्ली का, और ज्यादा से ज्यादा केवल दिल्ली है उनके लिए हिंदुस्तान। जबकि इस हिंदुस्तान देश की आपको तब सच्चाई है समझ में मंजीत बाबू आएगा। कि 60 से 70% जो आबादी है आज भी कृषि प्रधान है। आज भी हमारी जो जी, आबादी है अधिकतर वो गांव में बास करती है। जी। तो विशाल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार इसको 2 तरीके से बहुत आसानी से रिज़ॉल्व कर सकती है। पहला, रिटायरमेंट ऐज को बढ़ाना पड़ेगा, 60 से आपको 65 ले जाना पड़ेगा, और 65 साल ओके, पर आज की डेट में कोई इतना बुजुर्ग नहीं होता है, ना फिजिकली मतलब डिफिशियंसी आती है, ना मेंटली डिफिशियंसी आती है। वो रेयर केसेज़ होते हैं, लोग कैपेबल हैं 65-70 तक काम करने के लिए। इसका भारत सरकार को श्रम में उपयोग में बढ़ाना पड़ेगा, उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट को 60 टू 65 एक्सटेंड करना पड़ेगा। दूसरा, एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन को आप नहीं खा सकते, उसको आप नहीं हड़प सकते सोशल सिक्योरिटी देने के नाम पे, वो आपको वापस करना पड़ेगा। इससे 2 फायदे होंगे। पहली बात तो जो आप 60% दे रहे थे, वो आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको केवल एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन वापस करना पड़ेगा, और जब आप केवल एम्प्लॉयी कंट्रीब्यूशन वापस करेंगे, तो सरकार वाला जो फंड है, वो जी, 45.83% बढ़ जाएगा। आप समझ जी, रहे हैं, 45 का मतलब मोटा-मोटा 50% बढ़ जाएगा कंट्रीब्यूशन सरकार वाला फंड।
तो वो कॉर्पस भी 50% के आसपास बढ़ जाएगा। जी मंजीत, दूसरी बात जी, दूसरी बात उनको जी, उसी 20 साल की फुल लेंथ सर्विस पर आप पेंशन की गारंटी दे दीजिए। जो लोग 30 साल नौकरी कर रहे हैं, उन सभी के केस में उसी कॉर्पस से जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, उस कॉर्पस से भी 16 साल तक ओपीएस के इक्विवेलेंट पेंशन देना पॉसिबल है। हर आदमी 16 जी, साल तक जिंदा नहीं रहता है। आपको बस केवल उन लोगों के लिए मैनेज करना है जो स्टेट्स में हैं जिनकी सर्विसेज छोटी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जी, में ज्यादातर लोगों की सर्विसेज 30 साल के आसपास की होती है, तो वहां इतनी जी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको थोड़ा जी। मैनेजमेंट करने की जरूरत है। जी, मंजीत जी, चूँकि आप दोनों से आग्रह है कि अब हम शो के अंतिम पायदान पर खड़े हैं। आप चूँकि कंक्लूड रिमार्क दे दीजिए, अब हम संतोष सर से अब जानना चाहेंगे कि क्या सर रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाना समाधान है कि नहीं प्रोफेसर साहब? देखिए, तो अगर रिटायरमेंट की उम्र आप बढ़ाते हैं तो मुद्दा जी, उठेगा कि सरकार के पास क्या इतना पैसा है कि वो जो रिक्त स्थान है, और सर चाहे राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, वो रिक्त स्थान नहीं भर रही हैं। डॉक्टरों के स्थान नहीं भरे जा रहे हैं, नर्सों की नहीं, टीचरों के नहीं, कॉलेज के टीचरों की नहीं, जजेस की नहीं, पुलिस के नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो जी, आपको ये बैलेंसिंग एक्ट है, ये लंबी चर्चा है, मैं इस पे और आगे नहीं कहूँगा। एग्ज़ैक्टली सर। हम सबको इसके बारे में ध्यान पूर्वक, सिर्फ अपने बारे में सोच के नहीं, देश के बारे में भी सोच करके आगे चर्चा करनी चाहिए। एक चीज ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो ये प्राइवेटाइजेशन है उसके बारे में मैं कह ही चुका कि कॉन्ट्रैक्ट और प्लीज़ जी, परमानेंट के जी, बारे में सारी टर्म्स वही होनी चाहिए। और शायद आखिरी बात मैं ये जरूर कहूँगा कि शुरू में जो भाई साहब डॉक्टर पटेल ये कह मंजीत रहे पटेल। जी, थे, हाँ मंजीत जी कह रहे थे कि किसी भी तरीके से ये जो गिद्ध रूपी कंपनियां हैं उनके हाथ में आप ये फंड्स ना दें, क्योंकि फंड मैनेजमेंट का काम एसबीआई में भी होता है, एलआईसी में भी होता है। फंड मैनेजमेंट एक अंश का मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, ओके, तो आप एक एसबीआई में या एलआईसी में एक ब्रांच अलग कर दीजिए जो ये फंड मैनेजमेंट का, पेंशन फंड का मैनेजमेंट करता रहे। ओके, अगर ये इस तरीके के एहतियात बरते जाएं तो जो इरेडा पे, इरेडा आपके श्रोता जानते होंगे कि जी, जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, इंश्योरेंस जी, कंपनी का रेगुलेटर, उसके ऊपर जो इतना भार है वो कम हो जाएगा, क्योंकि धांधलियां बहुत हो रही हैं। ये प्राइवेट कंपनी जिसके बारे में एक इशारा मंजीत जी कर रहे थे, और मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि ये जो एनपीएस में 40% है, और अगर यही स्कीम इस तरीके किसी तो और ढंग से लागू होती कि वो मतलब आप इतना विड्रॉ कर सकते हैं और बाकी नहीं विड्रॉ कर सकते, तो उसमें ये धांधली चलती रहेगी, प्राइवेट सेक्टर में नहीं। अब मुझे इजाजत दीजिए, मेरी 6 बजे एक दूसरी मीटिंग थी, जी, मैं वैसे लेट हो गया उसमें। धन्यवाद, जी, 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 नमस्कार। जी। थैंक बहुत यू सर, थैंक यू थैंक यू। संतोष। ज़रूर आपसे फिर थैंक फिर मुलाकात होगी सर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू सो मच संतोष सर, संतोष सर। धन्यवाद। तो मंजीत बाबू, अब चूंकि हम लोग शो को जी, वाइंड अप करेंगे, तो आपका भी कोई बिल्कुल सर। कंक्लूडिंग रिमार्क हो तो प्लीज आप दीजिए, और उसके बाद हम जी, लोग इस जी। शो को सम अप करेंगे। जी। मेरा भारत सरकार से और आपके माध्यम से देश भर के तमाम जो लोग देख रहे हैं उनके माध्यम से भी मेरा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अपील है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने का मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के जो प्रावधान थे, उन्हें बहाल जी, करना। नाम से ऐसा नहीं है कि एनपीएस को खत्म करके ही ओपीएस बहाली को ही हम मान्यता देंगे। एनपीएस को अमेंड करके ओपीएस बनाया जा सकता है। एनपीएस कैन बी कन्वर्टेड इंटू ओपीएस विदाउट ओके, स्क्रैपिंग इट। मैंने ये ओके, बोला है, इसके इसके जर्नल्स भी निकले हैं, कुछ मैगज़ीन्स में हमारा जर्नल भी आया है। एनपीएस को जी, ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है, नाम बदलो या ना बदलो, कर्मचारियों जी, का पैसा जीपीएफ की तरह उन्हें वापस मिल जाए, इस तरह का माननीय प्रधानमंत्री जी प्रावधान करवा दें। रिटायरमेंट पे, नौकरी छोड़ने पर 56 जे में या वॉलंटरी रिटायरमेंट पे, हर हाल में कर्मचारी का पैसा उसको वापस मिल जाए, और 25 जी, साल की जगह 20 साल को कंसीडर किया जाए फुल लेंथ सर्विस के लिए। 20 साल की सर्विस अगर पूरी है तो 50% पेंशन सरकार अपना वाला कंट्रीब्यूशन वापस लेके दे, और अगर जी, ऐसा जी, नहीं कर पा रही तो 18.5% सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे
जी, उसके लिए भी तो एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस तरफ जी, भारत सरकार को देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये आंदोलन नहीं रुकेंगे। जो भी महाराष्ट्र में जो अभी ऐलान हुआ है, सरकारें बदलेंगी और कर्मचारियों को ना चाहते हुए भी मेरा ऐसा मानना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के मैंने अपनी लाइफ में जितना शानदार प्रधानमंत्री देखा है, उतना शानदार प्रधानमंत्री दूसरा नहीं देखा। मैं ये मानता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी ये फैसला ले सकते हैं कि एनपीएस को ओपीएस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो वो जी, ऐसा करें, ऐसा फैसला लें और अपने उन लोगों के चंगुल से बाहर निकलें जो उनको गलत तरीके से गाइडेंस देते हैं। ताकि जी, पूरे जी। देश मैं के 90-92 लाख कर्मचारी और परिवार माननीय नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लगा सके। जी, जी। उनको मंजीत जी, सपोर्ट कर आप मंजीत जी, पेंशन जय घोष महारैली का आप लोगों ने ऐलान किया है। 17 नवंबर की तारीख आपने फिक्स कर रखी है, रविवार का दिन है, नई दिल्ली जी। में। ये क्या मामला है, इसको भी आप समझाइए। देखिए देखिए परसों क्या हुआ कि परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भारत सरकार उन्होंने कुरुक्षेत्र की एक रैली में कहा, बहुत बड़ी रैली जी, थी, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार ने नई पेंशन स्कीम में निश्चित पेंशन की गारंटी देकर के कर्मचारियों के हित का काम किया है और इससे पूरे देश के लाखों कर्मचारी आशान्वित हो गए हैं और उनको तसल्ली मिली है और वो सरकार का स्वागत कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ये सिरे से झूठ है। ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। एक भी कर्मचारी इस बात के लिए स्वागत नहीं कर रहा है। स्वागत तभी करेगा जब उनका पैसा जीपीएफ की तरह उन्हें मिल जाएगा और 20 साल जो सेवा का जो था, उस पर उनको फुल पेंशन मिलेगी। तभी आपका स्वागत करेंगे। तो ये जताने के लिए, ये बताने के लिए कि एनपीएस और यूपीएस से कर्मचारी संतुष्ट नहीं है, इसके लिए हमने 17 नवंबर को दिल्ली में एक रैली रखी हुई है जिसका नाम है पेंशन जयघोष रैली। हम पूरे देश के सभी एनपीएस कर्मचारियों से भी, उनके परिवारों से भी अपील करते हैं कि ये लड़ाई आपकी है, ये डिमांड आपकी है, ये हक आपका है, ये न्याय आपका होगा और वो ये तभी संभव होगा जब आप वहाँ पहुँचेंगे। तो 17 नवंबर को हम सभी से आने का आह्वान करते हैं, अपील करते हैं कि 17 नवंबर को दिल्ली पहुँचे और अपनी माँग को, अपने हक को जोर-शोर से उठा सकें, माननीय जी, प्रधानमंत्री जी तक पहुँचा सकें। जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल साहब, आपने अपना कीमती वक़्त जो है थैंक यू लोकमत सर। हिंदी को दिया। सारे पक्षों पर आपने जो है अपना विस्तार से चर्चा की। प्रोफ़ेसर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो हालाँकि अर्थशास्त्री के रूप में इकोनॉमिकल एस्पेक्ट आपको बता रहे थे, देश को बता रहे थे, उसका भी आपने बहुत बखूबी से वार-पलटवार किया। तो बहुत शुक्रिया। आगे भी ओल्ड पेंशन स्कीम हो, न्यू पेंशन स्कीम हो, यूपीएस को लेकर तमाम तरह के जितने भी वीडियोज़ आएँगी, लाइव्स हम लोग प्लान करेंगे, उसमें हम आपकी राय रखेंगे, आपकी राय जानना चाहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत। थैंक यू सो मच मंजीत जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।